हेलो दोस्तों, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल यूजीसी नेट सेल्फ स्टडी में। और आज का ये प्रैक्टिस सेट जो है 3 देखने वाले हैं, यानी कि तीसरा। 2 प्रैक्टिस सेट मैंने करा चुका है ऑलरेडी और ये तीसरा प्रैक्टिस सेट है। तो जितने भी आगामी एग्ज़ाम के एस्पिरेंट हैं वो ज़रूर से इसे देखें। बीपीएससी जो टीजीटी, पीजीटी और 6 to 8 का जो एग्ज़ाम देने वाले हैं हिंदी क्षेत्र से, तो हिंदी सब्जेक्ट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि प्रश्न पूछे जाएंगे यहाँ से। क्योंकि ये रचना और रचना काल से जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, चाहे वो किसी भी जितनी भी गद्य विधाएं हैं हिंदी के, तो वहाँ से ये प्रश्न बने हुए हैं और ये पूछे गए प्रश्न पत्र हैं, तो यहाँ से पूछे ही जाने वाले हैं। तो ये ज़रूर से देखें। और जितने भी यूजीसी नेट के या फिर डीएसएसबी या जितने भी एमआरएस, जितने भी हिंदी क्षेत्र से एग्ज़ाम होने वाले हैं, ये सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। सिर्फ बीपीएससी, टीजीटी, पीजीटी 6 to 8 के लिए नहीं है। तो सभी देखें इस वीडियो को, क्योंकि आपके एग्ज़ाम में बहुत ही कम टाइम बचा हुआ है और यहाँ जो प्रश्न करवा रहे हैं वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो इसे ज़रूर से देखें। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी करें और शेयर भी करें। चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है और यहाँ से प्रश्न पूछा जा चुका है इस बार ही, जो कि टीजीटी और पीजीटी का जो बीपीएससी द्वारा एग्ज़ाम लिया गया है टीचर वाला, तो उसमें यहाँ से प्रश्न आ चुके हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आज का। पहला प्रश्न है कि हिंदी व्याकरण ग्रंथ कौन सा? तो शब्दानुशासन के रचनाकार हैं, तो कौन है? तो ये किशोरीदास वाजपेयी जी हैं। तो बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला प्रश्न है, हिंदी शब्दानुशासन ग्रंथ के रचनाकार कौन है? तो कौन है? तो किशोरीदास, कामता प्रसाद नहीं, किशोरीदास वाजपेयी ही होंगे। ठीक है, देख लीजिए ये टीजीटी और पीजीटी दोनों एग्जामों में पूछा गया है, 2009 में और 2010 में। तो इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे, चाहे वो किसी भी स्टेट का हो। ठीक है, तो प्रश्न पूछे ही जाएंगे। आखिर प्रश्न बनाने वाला तो कहाँ से प्रश्न बनाएगा? तो ये जो प्रश्न पूछे गए हैं तो यहीं से प्रश्न बनता है। और 70% आप कोई भी एग्ज़ाम देखें तो आपके प्रीवियस ईयर प्रश्न ही पूछे जाते हैं, और ख़ासकर यूजीसी नेट के जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, तो यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो ज़रूर से इसे देखें बिना स्किप किए और फ्रेंड तक भी शेयर करें। तो चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि हिंदी का पाणिनि किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है किशोरीदास वाजपेयी जी को। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण नागरी प्रचारणी सभा काशी की देखरेख में लिखा गया। देख लीजिए किस तरह घुमा के कुछ प्रश्न को पूछा गया, यहाँ पे लिखा गया जिसका नाम था हिंदी व्याकरण। इसके लेखक कौन थे? तो ये थे कामता प्रसाद गुरुजी। ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पे हिंदी भाषा का सर्वप्रथम व्याकरण जो है नागरी प्रचारणी सभा काशी से देखरेख में निकाला गया था। और हिंदी व्याकरण के लेखक कौन है? तो कामता प्रसाद गुरु थे। इनकी ख्याति इस रचना के कारण ज़्यादा हुई है। यह हिंदी भाषा का सबसे बड़ा और प्रामाणिक व्याकरण माना जाता है। इसीलिए कोई भी एग्जाम हो, अगर व्याकरण से प्रश्न पूछे जाते हैं तो जो हिंदी व्याकरण है कामता प्रसाद गुरु जी का, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और ऑथेंटिक बुक है। तो यहाँ आप अगर पढ़ लेते हैं तो अगर कोई भी जो गलत आंसर आप दे देते हैं अगर कोई भी एग्ज़ाम में, तो आप यहाँ से क्लेम कर सकते हैं। तो यहाँ कोई नहीं आपको नकारने वाला है, क्योंकि ये ऑथेंटिक बुक है। आगे देखिए कि कामता प्रसाद गुरु की अन्य रचनाओं में सत्य, प्रेम, पार्वती और यशोदा जो कि उपन्यास है, भौमासुर वध, विनय पचासा जो कि ब्रज भाषा काव्य है, और पद पुष्पावली सुदर्शन जो कि पौराणिक नाटक है, तथा हिंदुस्तानी शिष्टाचार आदि इनके उल्लेखनीय ग्रंथ हैं। चलिए देख लीजिए। अगला प्रश्न है कि प्रेमचंद सामंत का मुंशी पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं डॉक्टर धर्मवीर। ठीक है, धर्मवीर भारती नहीं, डॉक्टर धर्मवीर हैं। तो देख लीजिए ये दलित दृष्टि से प्रेमचंद्र साहित्य का मूल्यांकन करते हुए प्रेमचंद्र सामंत का मुंशी व प्रेमचंद्र की नीली आंखें नाम से पुस्तकें इन्होंने लिखी है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है।
और हिंदी साहित्य व आलोचना में प्रेमचंद्र को प्रतिष्ठित करने का श्रेय डॉक्टर रामविलास शर्मा को दिया जाता है। उन्होंने प्रेमचंद्र पर 2 प्रमुख किताबें प्रेमचंद्र और प्रेमचंद्र का युग लिखा है, तो ये भी ध्यान में रखना है। प्रेमचंद्र के पात्रों को सहेजने का काम जो है अमृत राय व मदन गोपाल, जो कि उनकी जीवनियों में देखा गया है। अमृत राय जो कि कलम का सिपाही और कलम का मजदूर, इन दोनों ने जीवनियाँ लिखी है प्रेमचंद्र जी का, तो ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। तो कमल किशोर गोयनक्का ने प्रेमचंद्र के जीवन के कमजोर पक्षों को उजागर करने के साथ साथ प्रेमचंद्र का अपर्याप्त साहित्य 2 भाग और प्रेमचंद्र विश्वकोश 2 भाग का संपादन कार्य भी किया है, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि ठंडा लोहा के रचनाकार हैं, तो ये धर्मवीर भारती हैं, ठीक है। और इनकी अन्य महत्वपूर्ण देख लेते हैं काव्य जो है, तो कनुप्रिया है, ठीक है। ठंडा लोहा धर्मवीर भारती है और 7 गीत वर्ष अंधा युग और कनुप्रिया। अंधा युग एक गीति नाट्य है। 7 गीत वर्ष में भारती जी आधुनिकता बोध को उजागर करते हैं। अंधा युग में महाभारत की कथा के माध्यम से युद्ध जन्य कुंठा, युद्ध की निरर्थक परिणति, विवेकहीन अमानवीय स्थिति को अभिव्यंजित इसमें किया गया है। और एक कनुप्रिया में राधा कृष्ण का राग बोध उद्घाटित होता है। इसमें उनके विरह जन्य भाव उद्वेलन को भारती जी ने यहाँ पे रूपायित किया है। अगला प्रश्न है कि अंधा युग के रचनाकार कौन है। फिर प्रश्न पूछा गया है जो कि धर्मवीर भारती द्वारा लिखा गया है। देखिए फिर प्रश्न पूछा गया अंधा युग के लेखक कौन है, तो धर्मवीर भारती हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि कनुप्रिया के लेखक कौन है, तो कनुप्रिया धर्मवीर भारती की रचना है। अगला प्रश्न है कि धर्मवीर भारती की काव्य कृति कनुप्रिया में किसका वर्णन है, तो ये राधा के नवीन रूप का इसमें जिक्र किया गया है। सिद्ध साहित्य किसकी रचना है, तो सिद्ध साहित्य आप देखते हैं आदिकाल में पढ़ते हैं आप, 84 सिद्धियों की वार्ता जो पढ़ते हैं आदिकाल में है। और सिद्ध साहित्य जो एक पुस्तक भी लिख डाली है, तो किसने लिखा है, तो धर्मवीर भारती जी ने लिखा है। और ये इनकी आलोचनात्मक पुस्तक है, बल्कि उन्होंने इस विषय पर शोध कार्य भी किया है, तो ये भी ध्यान रखना है आपको। निम्नलिखित में कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो यहाँ नहीं पूछा गया है। तो ठंडा लोहा 1952, कनुप्रिया 1959, 7 गीत वर्ष 1959, सूर्य का स्वागत नहीं है क्योंकि ये दुष्यंत कुमार की रचना है, काव्य है, तो ध्यान में रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इनमें से कौन सी रचना धर्मवीर भारती की नहीं है, तो अंधा युग है, ठंडा लोहा है, कनुप्रिया है, हरी घास क्षण भर नहीं है क्योंकि ये अज्ञेय की रचना है, ठीक है, अज्ञेय की, और कब की है, तो 1949 की रचना है, तो ये भी साथ में ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या पूछा जा रहा है, और देख लीजिए पीजीटी में पूछा गया है। किन 2 साहित्यकारों ने अर्धनारीश्वर नाम से रचना की है, तो किसने किया है, तो डी ऑप्शन आपका राइट होगा, विष्णु प्रभाकर ने और दिनकर ने किया है। दिनकर ने क्या किया है, तो निबंध विधा में लिखा है, ठीक है, निबंध विधा में लिखा है। और विष्णु प्रभाकर ने उपन्यास लिखा है, ठीक है, अर्धनारीश्वर से एक उपन्यास है इनका, तो ये विष्णु प्रभाकर और दिनकर जी ने लिखा है। चलिए अगला प्रश्न है, धर्म, नैतिकता और विज्ञान के लेखक कौन है, तो कौन है, तो रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। और इनके अन्य ग्रंथ देख लेते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दिनकर जी, प्रश्न पूछे जाते हैं यहाँ से। तो धर्म और नैतिकता 1969 में दिनकर की रचना है। इनके अन्य देख लेते हैं, मिट्टी की ओर 1946, चित्तौड़ का साका 1948, रेती के फूल 1954, हमारी सांस्कृतिक एकता 1955, भारत की सांस्कृतिक कहानी 1955, उजली आग 1956, काव्य की भूमिका 1958, पंत प्रसाद और मैथिली शरण 1958, वेणु वन काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1958, वट पीपल काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये भी 1958
1961 का है, लोकदेव नेहरू 1965 एवं शुद्ध कविता की खोज जो कि 1966 का है। तो ये सभी इम्पोर्टेंट है, तो आपको ध्यान में रखना है, प्रश्न पूछे ही जाएंगे क्योंकि दिनकर जो है आपके ऐसा जो बिहार का बोर्ड है वहाँ भी आपका लगा है और एनसीईआरटी में भी और एससीईआरटी में भी, दोनों में लगा है। तो दिनकर की सभी रचनाएं आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाती है इस दृष्टिकोण से। वहाँ आप अगर एससीईआरटी और एनसीईआरटी में देखेंगे तो वहाँ पे सिर्फ आप इनके एक अध्याय को या कहानी या निबंध कोई भी एक विधा में, जो उनसे जो विधा में भी नहीं, पूरी विधा को आपको नहीं पढ़ना है, वहाँ एक विधा के अंतर्गत छोटी सी जो कोई उठा के दे दी गई है, या चाहे निबंध हो या फिर आलोचना हो या फिर गद्य विधा हो, कुछ भी उठा के दी गई है। लेकिन आप जो यहाँ तैयारी कर रहे हैं तो ये जितने भी मैं प्रश्न करा रही हूँ ये इस दृष्टि से इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे उनकी पूरी रचनाओं को आप देख रहे हैं साथ में, तो ये इस दृष्टि से ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाती है आपके लिए, तो इसे ज़रूर से देखें। चलिए अगला प्रश्न है, रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो रूपाम्बरा किसकी रचना है? तो ये है अज्ञे की, ठीक है, और अज्ञे काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो चलिए देख लेते हैं इनको एक बार। शरणार्थी जो कि 1948 का है। हरी घास क्षण भर शरणार्थी क्या है? तो इनकी कहानी संग्रह, ठीक है। हरी घास क्षण भर 1949 का है। बावरा अहेरी 1954 का है, यहाँ से देख लीजिए काव्य संग्रह है। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 का है। अरि ओ करुणामय प्रभामय 1959 का है। आंगन के पार द्वार पर इनको क्या मिला है? तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। कितनी नावों में कितनी बार, इस पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 1969 का है। सागर मुद्रा 1969 का है। पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ, पहरे नहीं होगा यहाँ पे, पहले होगा, ठीक है। पहले में सन्नाटा बुनता 1973 का है। महावृक्ष के नीचे 1977 का है। नदी की बांक पर छाया 1981 का है। और ऐसा कोई घर आपने देखा है 1946 का है। तो इनकी सभी रचनाओं को आपको ध्यान में रखना है क्योंकि काफ़ी इम्पोर्टेंट है, चाहे वो नेट का एग्ज़ाम हो या फिर पीजीटी, टीजीटी या अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो। तो आपको इनके हर काव्य और कहानी संग्रह जितनी भी विधाएं इन्होंने लिखी है तो सभी को ध्यान से देखना है, ठीक है। प्रश्न बनने वाले हैं यहाँ से। आगे है कि शादी विना अज्ञे की एक लंबी कविता है और अज्ञे ने तार सप्ताह का संपादन किया है। कब? तो 1943 में, ठीक है। अज्ञे को कितनी नावों में कितनी बार नामक काव्य संग्रह के लिए 1978 में भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। अच्छा, मैंने उल्टा बता दिया था, इसके लिए सॉरी। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है और आंगन के पार द्वार के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। हरी घास क्षण भर शीर्षक काव्य संकलन के रचयिता कौन है? तो अज्ञे है। अगला प्रश्न है कि असाध्य वीणा कविता के रचनाकार का नाम है, तो कौन है? तो सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे है। अगला प्रश्न है कि अज्ञे की असाध्य वीणा किस प्रकार की काव्य कृति है? तो ये जो है ये प्रलंब काव्य या लंबी कविता से कहा जा गया है। अगला है कि अज्ञे की रचना है, तो अज्ञे की रचना कौन सी है? तो हरी घास क्षण भर। अगला प्रश्न है कि सागर मुद्रा के लेखक कौन है? तो ये अज्ञे है। अगले प्रश्न को देखते हैं कि किस काव्य पर अज्ञे को ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? तो ये कितनी नावों में कितनी बार 1967 है, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा काव्य अज्ञे का नहीं है? तो यहाँ पे नहीं पूछा गया है, तो कौन सा नहीं है देख लेते हैं। हरी घास क्षण भर है। अरि ओ करुणामय प्रभामय आंगन के पार द्वार है। सीढ़ियों पर धूप नहीं है, और ये किसकी है? तो रघुवीर सहाय की है, ठीक है, रघुवीर की है सहाय की। और इसका रचनाकार देखें तो ये 1960 की रचना है, ठीक है, तो ध्यान रखना है। और देखिए दे ही दिया गया है, तो इनके अन्य देख लेते हैं। आत्मा के विरुद्ध 1966। हंसो हंसो जल्दी हंसो 1975 है। लोग भूल गए 1981। कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियाँ 1979। एक समय था शेष काव्य संग्रह अज्ञे के हैं, तो देख लिए हम लोगों ने।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अज्ञे का नहीं है तो कौन सा नहीं है? तो आंगन के पार द्वार है, ऐसा कोई घर आपने देखा है, सदा नीरा, ये भी है अज्ञे का। धरती नहीं है, धरती है त्रिलोचन का, ठीक है, त्रिलोचन का धरती है, तो ध्यान रखना है। चलिए देख लेते हैं, शायद दिया हो, हाँ दिया ही है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि लोहे के दीवार के दोनों ओर किसकी कृति है? तो ये यशपाल की कृति है, ठीक है, यशपाल की है। और देख लेते हैं इनके अन्य भी। यशपाल ने यूरोपीय पूंजीवादी देशों तथा सोवियत रूस के जीवन पद्धति का अध्ययन एक जिज्ञासु यात्री की हैसियत से किया है। इस वृत्तांत में वियना, मास्को, लंदन, इन 3 महानगरों का जीवन चित्र प्रमुख रूप से उभारा है इन्होंने। और अन्य फैक्ट देख लेते हैं। राह बीती यात्रा वृतांत में यशपाल जी ने पूर्वी यूरोप की यात्रा का वर्णन किया है। हो सकता है कि पूछ ले कि यशपाल द्वारा पूर्वी यूरोप का वर्णन किस यात्रा वृतांत में किया गया है? तो वो है राह बीती, तो ध्यान रखना है आपको। हिंदी साहित्य में यात्रा वृतांत लिखने की परंपरा का सूत्रपात किसने किया है? तो ये भारतेंदु जी ने किया है। सत्यदेव परिवारजों की यात्रा वृतांत है, तो मेरी कैलाश यात्रा काफी इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है ये, तो ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि पूंजीपतियों की शोषक वृत्ति को उजागर करने वाले लेखक हैं? तो ये यशपाल ही हैं, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? तो बकरी विलाप किसकी काव्य कृति है? तो बकरी विलाप जो है ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का कृति है। और अन्य देख लेते हैं। होली डफ की डरहना, रानी छद्म लीला, वसंत होली, उर्दू का श्यापा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। भारत मित्र भी पूछा जाता है। श्री पंचमी, कृष्ण चरित्र भी पूछा जाता है। नए जमाने की मुखरी काफी पूछी जाती है, तो इनके प्रसिद्ध काव्य ग्रंथ है। अगला है कि वंशी और मादल किसके गीत संग्रह हैं? तो ये हैं ठाकुर प्रसाद सिंह का, जो कि नवगीत से जुड़े हुए थे। वंशी और मादल जो गीत संग्रह है ठाकुर प्रसाद सिंह का है। ठाकुर प्रसाद सिंह का नाम जो है नवगीत विधा कवियों में मुख्यतः से लिया जाता है। कवियों के क्षेत्र में महामानव जो कि प्रबंध काव्य है, वंशी और मादल जो है गीत संग्रह है, विशेष चर्चित है। इनके अन्य रचनाएं हैं महामानव 1946, कुब्जा सुंदरी 1963, हिंदी निबंध और निबंधकार 1952 एवं पुराने घर एवं नए घर इनके अन्य संग्रह है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। नाटक जारी है किस विधा की रचना है? तो ये कविता है, ठीक है। लीलाधर जगुरी की है ये रचना, ठीक है, तो लीलाधर जगुरी की है, 1972 की है। अन्य देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये। शंखमुखी शिखरों पर 1964, इस यात्रा में 1974, रात अभी भी मौजूद है 1976, बची हुई पृथ्वी 1977, खबर का मुंह विज्ञापन से ढका है, घबराए हुए शब्द 1981, जुगुरी जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार एवं पद्मश्री सम्मान तथा रघुवीर सहाय सम्मान से भी सम्मानित किया गया है। अगला है प्रश्न, बलदेव खटिक किसकी कविता है? तो ये है लीलाधर जुगुरी की, ठीक है। और लीलाधर जुगुरी की बलदेव खटिक एवं अंतरदेशीय कविताएं बहुत ही प्रसिद्ध है। धूमिल की कविता है 20 साल बाद, ये कविता है, कविता संग्रह नहीं है। देश की आज़ादी के 20 वर्ष बीतने पर लिखी गई थी, लेकिन आज भी पुरानी नहीं लगती। इनकी दूसरी कविता है मोचीराम, जो कि बहुचर्चित है और ये 1972 की है, ठीक है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है कि प्रतिबद्ध कविता के जनक हैं, तो कौन है? तो परमानंद श्रीवास्तव जी हैं। और देख लेते हैं अन्य। प्रतिबद्ध कविता के जनक परमानंद श्रीवास्तव हैं। इनकी अन्य महत्वपूर्ण रचनाएं हैं जो कि कविता संग्रह है। उजली हंसी के छोर पर, अगली शताब्दी के बारे में, चौथा शब्द, एक अनायक वृतांत, और कहानी संग्रह है रुका हुआ समय, नींद में मृत्यु, इस बार सपने में। तो ये इनके महत्वपूर्ण अन्य विधाएं हैं। जिंदगी मुस्काई के रचनाकार कौन है? तो ये कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर, और ये एस्टेट में भी पूछी गई थी।
तो जिंदगी मुस्काई कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर की रचना है और प्रभाकर जी हिंदी के जाने माने निबंधकार हैं जिन्होंने राजनीति और सामाजिक जीवन से संबंध रखने वाले अनेक निबंध लिखे हैं। इनकी प्रमुख रचनाएं देख लें। नई पीढ़ी नए विचार, माटी हो गई सोना, आकाश के तारे, धरती के फूल, दीप जले शंख बजे, बाजे पायलिया घुंघरू के, काफी इंपॉर्टेंट है और पूछी जाती है। ठीक है, तो ध्यान रखना है। देख लीजिए, पूछ लिया गया है। बाजे पायलिया घुंघरू के, तो कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर जी हैं। चलिए अगला प्रश्न है, जगत सच्चाई सार कविता के रचयिता हैं, तो कौन है? तो ये श्रीधर पाठक जी हैं। और हिंदी के अतिरिक्त इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत में भी इनका अच्छा पकड़ था। इन्होंने भारत उत्थान, भारत प्रशंसा आदि देशभक्तिपूर्ण कविताएं भी लिखी है। दूसरी ओर जॉर्ज वंदना भी लिखी है, जैसी कविताओं पे राज भक्ति का प्रदर्शन किया, परंतु इनको सर्वाधिक सफलता प्रकृति चित्रण में ही प्राप्त हुई है। अगले प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलि कौतुक रूपक के लेखक हैं, तो ये प्रताप नारायण मिश्र हैं। कलि कौतुक एक रूपक है जिसके लेखक प्रताप नारायण मिश्र हैं। और अन्य देख लेते हैं, हठी हमीर संगीत शाकुंतल, जिसे अभिज्ञान शाकुंतलन के आधार पर रचित गीति काव्य है। भारत दुर्दशा रूपक है। कवि प्रदेश, देखिए भारत दुर्दशा इन्होंने भी लिखी है। भारत दुर्दशा आप किसकी देखते हैं? तो भारतेंदु की देखते हैं। और यहाँ भी देख सकते हैं कि प्रताप नारायण मिश्र ने भी लिखी हुई है, तो ध्यान रखना है। इनके अन्य प्रमुख नाट्य साहित्य हैं, जुआरी खुआरी प्रहसन है, दूध का दूध और पानी का पानी इनकी अपूर्ण रचना है। अन्य देखते हैं कि रविंद्र कविता कानन के लेखक कौन है? तो ये है निराला जी। और अगला प्रश्न है, हृदय का मधुभार काव्य रचना है, तो किसका है? तो ये शुक्ल जी का है। ठीक है, देख लीजिए, नई रचना आपको दिख रहा है शुक्ल जी का, रामचंद्र शुक्ल जी का। और इनकी अन्य रचना देख लेते हैं, बुद्ध चरित्र, जो कि लाइट ऑफ एशिया के आधार पर ब्रजभाषा काव्य में निर्मित हुआ है। मनोहर छटा इन्हीं की है, तो ध्यान रखना है दोनों को। अगला है कि रस मीमांसा नामक आलोचना पुस्तक के लेखक कौन है? तो रामचंद्र शुक्ल हैं। 1939 की रचना है, लेकिन प्रकाशित 1949 में हुई है। और अन्य कृति देख लेते हैं, तुलसी पे लिखी है इन्होंने, जैसी के ग्रंथावली, भ्रमर गीत सार, हिंदी साहित्य का इतिहास और चिंतामणि लिखा है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस आलोचना ग्रंथ के लेखक नाम सही नहीं है? तो कबीर मीमांसा रामचंद्र तिवारी, तुलसी काव्य रस मीमांसा हजारी प्रसाद द्विवेदी का नहीं है, क्योंकि ये रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, रामचंद्र शुक्ल जी का है, तो ध्यान रखना है आपको। बाकी सही है निराला की साहित्य साधना, जो कि 3 भागों में है, रामविलास शर्मा जी का है। तो देख लीजिए, 1939 में रस मीमांसा लिखी गई, परंतु 1949 में प्रकाशित की गई थी, तो ध्यान रखना है आपको। समीक्षात्मक कृति आलोचना के पक्ष के लेखक कौन है? तो डॉक्टर रमेश कुंतल मेघ जी हैं, नहीं, रमेश चंद्र शाह हैं। ठीक है, रमेश चंद्र शाह हैं। तो आलोचना के पक्ष के लेखक जो हैं रमेश चंद्र शाह हैं। पद्म श्री रमेश चंद्र शाह ने हिंदी साहित्य की गद्य एवं पद्य दोनों विधाओं में रचनाएं की है। इनके उपन्यास देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है, गोबर गणेश, किस्सा गुलाम, पूर्वा पर आखिरी दिन, कहानी संग्रह, जंगल में आग, मोहल्ले का रावण, मानपत्र, थिएटर इत्यादि कहानियां इनकी। अन्य देख लेते हैं कि इनमें से कौन सा समूह आचार्य रामचंद्र शुक्ल की रचना को दर्शाता है? तो कौन से समूह में रामचंद्र शुक्ल की रचनाएं हैं? तो हिंदी साहित्य का, देखिए यहाँ पे हिंदी साहित्य का इतिहास है, चिंतामणि है, रस मीमांसा है और त्रिवेणी है, तो बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगले प्रश्न को देखते हैं कि वोल्गा से गंगा किसकी रचना है? तो राहुल संस्कृतैन की है। और इनकी अन्य देख लेते हैं, कनेला की कथा, शतमी के बच्चे 1934 का है, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी है। बहुरंगी मधुपुरी कहानी संग्रह है। जय योधेव, दिवोदास, सिंह सेनापति, विस्मृत यात्री, मधुर स्वप्न और सप्त सिंधु, ये इनके उपन्यास हैं। अगला प्रश्न देखते हैं।
अगला प्रश्न है कि स्त्री विमर्श पर आधारित औरत की बोली कृति के रचनाकार हैं, तो कौन है? तो ये गीताश्री होंगी। अगला प्रश्न है कि वह सफर था कि मुकाम था, वह सफर था कि मुकाम था, किसका है? तो मैत्रेय पुष्पा जी का है। अगला है कि श्रृंखला की कड़ियां की मुख्य वस्तु है, तो ये स्त्री विमर्श रही है। चलिए अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं, तो कौन है? तो सूर्यकांत नहीं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी होंगे। ठीक है, डी ऑप्शन सही सही होगा इसका। और चलिए अन्य फैक्ट देख लेते हैं, क्योंकि फालतू का टाइम नहीं लेना है। पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी को हिंदी साहित्य सम्मेलन द्वारा सन 1949 में वाचस्पति की यानी कि पीएचडी की उपाधि, पीएचडी वाचस्पति यानी पीएचडी भी, जो कि विषय विशेषांक के द्वारा मिला जाता है। तो वाचस्पति पीएचडी को एक तरह से कहते हैं, लेकिन इनको अलंकृत किया गया था वाचस्पति की उपाधि से, तो ध्यान रखना है। ये मध्य प्रदेश के हिंदी साहित्य सम्मेलन के सभापति निर्वाचित हुए। 1920 से 1927 तक सरस्वती के संपादन का कार्य भी इन्होंने किया है। हिंदी साहित्य विमर्श के लेखक हैं तो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी हैं। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य की इतिहास भूमिका साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसके द्वारा लिखा गया है? तो ये तो प्रश्न ही उल्टा दे दिया गया है क्योंकि यहाँ पे इनमें से कोई नहीं होगा, क्योंकि ये प्रश्न ही उल्टा है। तो देखते हैं, ऐसे तो रामचंद्र शुक्ल ही आएंगे क्योंकि उनका महत्वपूर्ण है। देखिए यहाँ पे क्या दिया गया है, हिंदी साहित्य का इतिहास भूमिका नामक साहित्य इतिहास ग्रंथ किसी इतिहासकार ने नहीं लिखा है। हिंदी साहित्य इतिहास की परंपरा में सर्वोच्च स्थान रामचंद्र शुक्ल का है, जो कि हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 में प्राप्त है, जो कि मूलतः नागरिक प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित हुआ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया है, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का रूप दिया गया। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित ग्रंथ है। तदंतर उनका इतिहास संबंधी कुछ अन्य रचनाएं भी प्रकाशित हुई है। हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, हिंदी साहित्य का आदिकाल। तो देख लीजिए यहाँ पे प्रश्न ही उल्टा दिया गया है। ठीक है, तो हिंदी साहित्य के इतिहास भूमिका यहाँ पे दिया गया है और पूछ रहा है साथ में कि साहित्य इतिहास ग्रंथ इनमें से किसका है। तो या तो ये गलत है, ठीक है, या तो यहाँ पे हो सकता है सही है, लेकिन यहाँ पे ये गलत तरह से सेट किया गया है। तो आगे प्रश्न देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? और ये आपके एस्टेट में पूछा गया था। ठीक है, एस्टेट में पूछा गया ये प्रश्न। तो ये था हिंदी साहित्य का विकास के शीर्षक के नाम से। ठीक है, और यहाँ पे वही दिया गया है जो प्रथम बार हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में लिखा गया, जिसे आगे परिवर्तित एवं विस्तृत करके स्वतंत्र पुस्तक का नाम दिया गया। इनके आरंभ में ही आचार्य शुक्ल ने अपना दृष्टिकोण स्पष्ट करते हुए उद्घोषित कर दिया था कि जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब है, तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति की परिवर्तन के साथ साथ साहित्य के रूप में भी परिवर्तन होता चला गया। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उनका सामंजस्य दिखना ही साहित्य का इतिहास कहलाया। तो ये कोटेशन कई बार कई एग्जामों में पूछी जाती है, इम्पोर्टेंट है। इन्होंने साहित्य का जो यहाँ पे डिफिनेशन दिया है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, जनता की चित्तवृत्ति बहुत कुछ राजनीतिक भी हो सकती है, सामाजिक भी हो सकती है, सांप्रदायिक भी हो सकती है, धार्मिक परिस्थिति भी हो सकती है। इससे स्पष्ट है कि आचार्य शुक्ल ने साहित्य इतिहास के प्रति एक निश्चित व सुस्पष्ट दृष्टिकोण का परिचय देते हुए युगीन परिस्थितियों के संदर्भ में साहित्य के विकास की
व्याख्या का प्रयास किया है। तो देख सकते हैं यहाँ पे इम्पोर्टेंट है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे पढ़ लिया थोड़ा सा ताकि आपको ध्यान में रहे। अगला प्रश्न है कि हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास के लेखक कौन है? तो ये गणपति चंद्र गुप्त जी हैं। और इनके अन्य देख लेते हैं। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा है। साहित्य संदेश में प्रकाशित लेख हिंदी साहित्य समस्याएं और समाधान नामक पुस्तक में पर्याप्त तर्कों और प्रमाणों के आधार पर सिद्ध किया है कि हिंदी साहित्य के इतिहास में जिसे आदिकाल कहते हैं उसका अस्तित्व नहीं है। स्वभावतः हिंदी साहित्य के अंतर्गत भक्ति साहित्य को ही आदिकालीन स्वीकारने के लिए अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। तो देख सकते हैं इन्होंने आदिकाल को ही नकार दिया है। तो इस तरह के कोटेशन हो सकता है पूछे जाएं, लेकिन पूछा नहीं गया है, फिर भी ध्यान में रखें आप। अगला प्रश्न है कि समीक्षा के क्षेत्र में हजारी प्रसाद द्विवेदी का आगमन कब हुआ है? तो ये 1930 में हुआ है। ठीक है, 1930 के आसपास उनकी प्रथम प्रकाशित कृति क्या है? सूर साहित्य है, जो कि 1934 में प्रकाशित हुआ है। तो आज हम लोगों ने 50 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट होने वाली है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से पूछे ही जाने हैं। ठीक है, तो इसे बिल्कुल स्किप ना करें और पूरी वीडियो देखें और बने रहे मेरे साथ। इस तरह ही मैं एग्ज़ाम तक सभी टॉपिक से प्रश्न कराने वाली हूँ। ठीक है, और जितना नज़दीक आपका आने वाला है उतना हो सकता है कि मैं मैराथन भी करा दूँ, जो कि कंप्लीट हो जाए अगर टाइम कम रहे तो चलिए अभी टाइम है, इसीलिए मैं 50 प्रश्न ही करा रही हूँ डेली, क्योंकि ज़्यादा लेंथी वीडियो मुझे पसंद नहीं है और देखने वाला भी बोर हो जाएगा इस तरह। तो 50 ही प्रश्न अभी रहने देते हैं, और नहीं तो 100 या 150-200 प्रश्न एक टाइम पीरियड में मैं करा दूंगी, ऐसा मुझे अगर महसूस हुआ तो। ठीक है, क्योंकि हर काव्य शास्त्र है, पाश्चात्य है, अलंकार है, रस है, जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक हैं मैं सभी से प्रश्न कराने वाली हूँ। तो बने रहे मेरे साथ, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो ज़रूर से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, शेयर भी करें अपने फ्रेंड तक। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ।